हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव धैर्यम चैनल में। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनालिसिस चल रहा है उसमें हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम इन कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। ठीक है, किस रिवर पे ये पहलगाम सिचुएटेड है? तो ऑप्शन ए श्योक, ऑप्शन बी झेलम, लीडर एंड चेनाब। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहलगाम कौन से रिवर पे सिचुएटेड है? और पहलगाम अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीडर हो जाएगा इसका आंसर। और लीडर जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट जो रिवर है इंडिया में वो देख लेते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर है। जैसे कि हम लोग पहला अगर बात करें तो गंगा की बात करते हैं। ठीक है, गंगा इंडिया की सबसे लंबी नदी है और गंगा जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। मतलब ट्रिब्यूटरीज का मतलब कि सहायक नदी, जैसे कि यमुना है, ठीक है, घघरा है, गंडक, कोसी, सोन। तो ये सारी क्या है? गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे कि यमुना देख लेते हैं। यमुना की बात करें तो यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लें यमुना की, तो जैसे कि चंबल है। ठीक है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब क्या यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। और हम लोग नीचे आए तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देख लेते हैं। जैसे कि अब एक महानदी रिवर इंपॉर्टेंट है अपनी, महानदी। महानदी महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज अगर हम लोग देख ले तो ईब, ओंग, तेल, जोंक, ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। ईब, ओंग, तेल, जोंक, ये सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये सब ये कुछ कुछ नदी ऐसी हैं, रिवर्स हैं, इसकी हमें ट्रिब्यूटरी ध्यान में रखना है। ठीक है, और कुछ और रिवर देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा जो अमरकंटक वाला जो रीजन है, ठीक है, जो हमारा जो सेंट्रल प्लेटू है अपना, वहाँ पे अमरकंटक प्लेटू है, तो वहाँ पे कुछ रिवर्स निकलती हैं जैसे कि नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा, फिर सोन। ठीक है, सोन ये इंपॉर्टेंट रिवर है। नर्मदा की बात करें तो ये क्या है? अपनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। और नर्मदा के बाद सोन है। ठीक है, सोन भी क्या है? ये गंगा में जाके मिल जाती है। ठीक है, गंगा में। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लें सोन की, तो रिहांड है। ठीक है, रिहांड, नॉर्थ कोयल। ठीक है, नॉर्थ कोयल, ये क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन की। और अगर हम लोग कुछ देख लें और इंपॉर्टेंट रिवर, तो अपने एक इंपॉर्टेंट रिवर है गोदावरी, साउथ में रिवर है गोदावरी। तो गोदावरी का हम लोग देखें ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो गोदावरी नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रिम्बकेश्वर जगह है। त्रिम्बकेश्वर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है गोदावरी। ठीक है, और गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लें हम लोग, तो वैनगंगा। ठीक है, वैनगंगा है, पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग और चले नीचे में तो कुछ साउथ में फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, उसका कृष्णा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर हम लोग देख सकते हैं कि ये ओरिजिनेट करती है महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, महाबलेश्वर, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देख ले तो तुंगभद्रा है। ठीक है, तुंगभद्रा देख लेते, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की। और एक और इसी सीक्वेंस में लोग आगे बढ़े तो एक और रिवर है अपनी कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख ले तो जैसे कि हेमवती है, सिमसा है। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, हेमवती, सिमसा। तो ये कुछ इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर थी जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, और जो भी इससे रिलेटेड ट्रिब्यूटरीज थे रिवर का हम लोगों ने देखा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रेश वाटर लेक, इसमें से कौन सा ऐसा लेक है जो फ्रेश वाटर है। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे कि ऑप्शन ए अपना चिल्का दिया हुआ है, तो चिल्का, चिल्का बेसिकली ये उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा में, उड़ीसा के जो कोस्ट है, ठीक है, उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे महानदी, महानदी जो नदी है वो डेल्टा बनाती है, ठीक है। उड़ीसा जो सी है और जो अपना कोस्ट है वहाँ पे एक डेल्टा रीजन फॉर्म करती है बेसिकली, ठीक है। उसी डेल्टा रीजन में चिल्का लेक फॉर्म होता है, चिल्का लेक। तो जो चिल्का लेक है वो ब्रैकिस वाटर लेक है, ठीक है, ब्रैकिस वाटर लेक है। इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकिस वाटर लेक है या इसका मतलब ये साल्टी लेक हो जाएगा, ठीक है। साल्टी है तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, चिल्का नहीं होगा, ठीक है। अगर अपना सेकंड ऑप्शन में देख लें सांभर, तो सांभर क्या, ये राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में, ये जयपुर में है, राजस्थान में जयपुर। और ये भी क्या है, ये साल्ट लेक है, तो ये भी नहीं होगा, अपना फ्रेश वाटर पूछ रहा है। और वुल्लर की बात करें तो वुल्लर क्या है, ये कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर वाले में है। और ये बेसिकली ये क्या, फ्रेश वाटर लेक है ये, ठीक है, ये फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। तो ये तो सही है। और लोकटक की बात करें तो लोकटक मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है अपना, मणिपुर में ये लोकटक लेक है। और लोकटक लेक की बात करें ना तो ये फ्रेश वाटर तो है ही, और साथ के साथ इसका कुछ इस लोकटक लेक का प्रॉपर्टीज भी है, जैसे कि ये फुमडीज यहाँ फॉर्म होता है, फुमडीज, ठीक है। तो फुमडीज क्या होता है कि एक प्रकार का पौधा होता है जो स्वयं फ्लोट करते रहता है, ठीक है। इस लोकटक लेक में वो फ्लोट करते रहता है और दूर से देखने पे लगता है कि वो डांस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, जिसे हम लोग केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जहाँ पे संगाई डियर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है, संगाई डियर, ठीक है। और ये जो फ्लोट करता है ना, तो उसी के चलते यहाँ पे अगर वहाँ पे डियर खड़ा रहता है तो वो भी डांसिंग के फॉर्म में लगता है, तो इसलिए इसे संगाई डियर या डांसिंग डियर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किस रीजन में कोरल रीफ फाउंड नहीं किया जाता, किस मतलब नहीं मिलता है, ठीक है, कोरल रीफ किस रीजन में नहीं मिलता है। तो बेसिकली पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोरल रीफ होता क्या है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलता है और कहाँ नहीं मिलता है। तो कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ बेसिकली क्या है ना कि अपना जो अंडर वाटर इकोसिस्टम है, मतलब सी है उसके अंडर में जो इकोसिस्टम है उसमें कोरल रीफ का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। कोरल रीफ बेसिकली जो भी इकोसिस्टम है अंदर में, अंडर सी वाटर है, उसमें उसको अंदर में काफ़ी ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको अच्छे से उनका हैबिटेट प्रोवाइड करता है ये कोरल रीफ, ठीक है। कोरल रीफ की बात करें तो इसमें कोरल पॉलिप्स नाम का एक एनिमल होता है, कोरल पॉलिप्स, ठीक है। ये कोरल पॉलिप्स क्या होता है, ये एक एनिमल है और ये सर्वाइव करता है रीफ पे, कोरल रीफ पे, ठीक है। तो इसको रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो ये कोरल रीफ के पास रहता है, ठीक है। और ये कोरल रीफ जो होता है ना काफ़ी हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, ठीक है, कैल्शियम, इसमें कैल्शियम का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है कि ये डिफरेंट कलर का नज़र आता है, ठीक है, इसका जो रंग होता है डिफरेंट रंग का होता है। और इसमें इसका इंपॉर्टेंस ये होता है ना कि ये जहाँ भी रहता है वहाँ पे अंडर वाटर सी की जहाँ पे भी रहेगा, इसका प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहता है वहाँ पे। और वहाँ पे जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका अगर इंक्रीज होता है किसी भी एरिया में, तो इसका मतलब है कि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, प्रोडक्टिव रीजन है। और इसका मात्रा अगर किसी रीजन में, किसी एरिया में इस कोरल रीफ की मात्रा अगर घटती है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो भी रह रहे हैं, उनका जो भी सर्वाइव कर रहे हैं, उनका मात्रा घटते जा रहा है, अगर किसी भी तरह से ये डिक्रीज होता है। तो ये तो रहा कोरल रीफ। अब हम आते हैं कि ये कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडिया का मैप एक बार देख लें, छोटा सा अगर रफ मैप बना के देख लें, अगर हम इसमें छोटा सा मैप बना के रफ डायग्राम से समझ लेते हैं, तो ये अगर अपना इंडिया का रफ मैप मानते हैं, तो यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ कैम्बे जो है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे जो दिया हुआ है उसे गल्फ ऑफ खंबात के नाम से भी जाना जाता है। पहले के समय में इसे गल्फ ऑफ कैम्बे बोलते थे और अभी गल्फ ऑफ खंबात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गल्फ ऑफ कैम्बे यहाँ कहीं रहता है, यहाँ पे है, ठीक है। ये क्या है, गल्फ ऑफ कैम्बे है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे है। और ऑप्शन बी गल्फ ऑफ मन्नार है, तो गल्फ ऑफ मन्नार कहीं यहाँ पे है अपना, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे है। और ऑप्शन सी कच्छ यहाँ पे कहीं है, ठीक है, कच्छ यहाँ पे है कहीं। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन से अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे क्या है ना, गल्फ ऑफ कैम्बे वाला जो रीजन है, यानी गल्फ ऑफ खंबात है, तो यहाँ पे काफ़ी रिवर है, जैसे कि नर्मदा, ठीक है, यहाँ पे तापी रिवर है, ठीक है, तापी रिवर जो है वो बेटुल प्लेटू से निकलती है। और ये रिवर और माही रिवर,
ठीक है, माही रिवर है। तो ये सारी रिवर यहाँ पे गिरती है, ठीक है, इस वाले रीजन में, गल्फ ऑफ खंबात में। तो यहाँ पे वो जो फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए कोरल रीफ को बनने के लिए वो बन नहीं पाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या है, कोरल रीफ नहीं मिलेगा, ठीक। तो ऑप्शन अपना यही हो जाएगा, नॉट फाउंड, तो ये हो जाएगा। और बाकी गल्फ ऑफ मन्नार वाले में काफ़ी अच्छा कंडीशन रहता है अपना, ठीक है, जो सैलिनिटी, जो टेम्परेचर, जो चीज़ भी चाहिए वो अच्छे से मिल जाता है। गल्फ ऑफ कच्छ में भी मिलेगा, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में भी मिलेगा। तो सिर्फ कहाँ नहीं मिलेगा, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हिल सिचुएटेड क्लोजर टू कन्याकुमारी। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सुटेबल है, जो कि कन्याकुमारी के पास में है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं। अन्नामलाई हिल्स दिया हुआ है, नीलगिरी हिल्स, कार्डेमम हिल्स, सेवरा हिल्स। तो देखो ये कन्याकुमारी अगर हम लोग देख ले तो कन्याकुमारी यहाँ पे है हमारा, ठीक है, ये जस्ट बाउंड्री पे है। तो सबसे पहले देखिए ना, तो कन्याकुमारी के पास में ये अपना यहाँ पे केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। तो उसी के बीच में यहाँ पे क्या है, अपना कार्डेमम हिल है, ठीक। यहाँ पे क्या है, कार्डेमम हिल्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि कन्याकुमारी के पास में है। और देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारा लोकेट कहाँ कहाँ पे होगा। तो अन्नामलाई ये यहाँ कहीं है, ठीक है, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की बात करें ना, तो ये जो अपना वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट हमारा 5 स्टेट है, लगभग 5 से 6 स्टेट में वेस्टर्न घाट है। तो जो अपना अन्नामलाई यहाँ पे अन्नाई मुद्दी हिल्स है, अन्नाई मुद्दी हिल्स, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पीक है, ठीक है। इसका हाइट अगर हम लोग देख ले तो 2695 मीटर है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, ये भी ध्यान में रखना है हमको। और बात करें ऑप्शन बी नीलगिरी की, तो नीलगिरी यहाँ पे कहीं है, ठीक है, यहीं पे है। और ये नीलगिरी का अगर हम लोग देखें तो नीलगिरी में क्या होता है ना कि जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है वो दोनों मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, दोनों आके क्या होता है, मिलती है। और नीलगिरी में क्या है ना कि काफ़ी अच्छा टूरिज्म है, टूरिज्म इसलिए कि वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन है, जैसे कि ऊटी है, ठीक है, अपना हिल स्टेशन है। तो ऊटी यहीं पे है, ऊटी नीलगिरी के पास है, ठीक है, नीलगिरी में ही है। और सेवरा हिल्स की बात करें तो वो तमिलनाडु में ही है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया हैज कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डिसीडियस फॉरेस्ट। तो कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे ये तीनों टाइप की फॉरेस्ट मिलेगी हमें। तो ऑप्शन ए नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ वेस्ट बंगाल, साउदर्न सौराष्ट्र, अंडमान एंड निकोबार। तो जो अपना अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट है, जो हमारे मेन लैंड इंडिया से थोड़ा सा इस वाले रीजन में है, अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये सारी मैनग्रोव फॉरेस्ट भी मिलेगी, ठीक है, एवरग्रीन भी फॉरेस्ट और डिसीडियस टाइप की फॉरेस्ट तीनों मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर, ठीक है, सॉइल इज डिपोजिटेड बाय रिवर। तो कौन सा ऐसा सॉइल है जो रिवर के द्वारा डिपोजिट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड लेटरेट सॉइल। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई रिवर से सेडिमेंट्स डिपोजिट होता है तो उससे क्या होता है, एलुवियल सॉइल फॉर्म होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलुवियल सॉइल, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि जब हिमालयंस जो भी रिवर है, ठीक है, जब अपने साथ जब निकलती है तो वो क्या बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके चलती है, और फाइनली वो धीरे धीरे जैसे ही वो डिस्टेंस कवर करती है तो वो जो रॉक्स होता है, वो बड़ा बड़ा रॉक्स, वो धीरे धीरे क्या होता है, सेडिमेंट्स टूटते टूटते वो क्या होता है, सैंड में बदल जाता है, और फिर क्या होता है, एलुवियल सॉइल फॉर्म करता है, ठीक है। और अगर हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ देख ले कुछ रेड सॉइल के बारे में, ठीक है, तो रेड सॉइल के बारे में अगर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लें तो रेड सॉइल जो बेसिकली अपना झारखंड, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी स्टेट्स में क्या है ना कि रेड सॉइल काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और इसमें अगर हम जान लें कि यहाँ पे कुछ रीज़न भी है, जैसे कि इग्नियस रॉक, ठीक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें होता क्या है कि जो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक है, बेसिकली जो लावा जो अपना निकलता था, बहुत साल पहले लावा निकलता था, तो लावा जब ऊपर आया सरफेस पे तो वो कूल हुआ, ठीक है, कूल होकर सॉलिडिफाई हुआ, और सॉलिडिफाई होने के बाद क्या बना, इग्नियस रॉक बना, ठीक है। और ज़रा फिर थोड़ा सा लेयरिंग जब उसका हुआ तो फिर वो क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म ले लिया। और फिर धीरे धीरे क्या होता है ना कि ये जो रॉक्स है, ठीक है, ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक, ये धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो उसका जो डिपोजिशन मतलब वो टूटते रहता है, ठीक है। इसके जो सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे एयर से, विंड से क्या होते हैं, वो टूटते रहते हैं। तो जब टूटते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो सॉइल की फॉर्म में टूटते हैं, छोटे छोटे कंकड़ में क्या होते हैं, वो सॉइल का फॉर्म में बन जाते हैं वो, ठीक है। तो उससे ही हम लोग क्या बनता है, रेड सॉइल बोलते हैं, ठीक है, रेड सॉइल बनता है। और इसमें रेड सॉइल होने का कारण क्या है ना कि डिफ्यूजन होते रहता है, भाई जो रॉक्स है उसका डिफ्यूजन होते रहता है एटमॉस्फेयर से, डिफ्यूजन से इसका कलर जो है ना रेड होता है, ठीक है। और इसमें आयरन की मात्रा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलती है, ठीक है, आयरन,
तो इस रीजन में आयरन मिलता है, तो ये मिनरल रिच भी काफ़ी ज़्यादा, ये वाला रीजन जो है रेड सॉइल का जो रीजन है झारखंड उड़ीसा, वो काफ़ी मिनरल रिच रीजन भी है। और एक चीज़ देख लेना कि जब रेड सॉइल जो है, जब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है इस रीजन में, तो रेनफॉल होने से क्या होता है ना कि यहाँ पे जो सॉइल है रेड सॉइल वो हाइड्रेट होती है, और हाइड्रेट होने से क्या होता है ना, इसका कलर जो है, कलर इसका येलो में चेंज हो जाता है, हाइड्रेट होने के बाद ये येलो में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हम ध्यान में रख सकते हैं। रेड सॉइल ये काफ़ी मिनरल रिच रीजन होता है। और अब लोग बात करते हैं ये ब्लैक सॉइल के बारे में। अगर हम लोग ब्लैक सॉइल के बारे में बात करें तो ब्लैक सॉइल का एक और नाम है कॉटन सॉइल भी बोलते हैं इसको, कॉटन सॉइल। ठीक है, कॉटन सॉइल या फिर रेग्यूर सॉइल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, रेग्यूर सॉइल। ठीक है, ये दोनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस सॉइल का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि समर में क्या होता है ना, इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं इस सॉइल में। तो क्रैक्स होने से क्या होता है कि जब बारिश होगा, ठीक है, तो क्रैक्स होने से क्या होता है कि बहुत सारे एयर क्या आसानी से उस क्रैक्स में इंटर कर जाते हैं, और जब बारिश होता है ना तो ये काफ़ी अच्छे से इसमें क्या होता है कि पानी काफ़ी अच्छे से अंदर में चले जाते हैं, और अंदर में जाने से क्या होता है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है इस सॉइल की। ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और इसके साथ साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज ज़्यादा होगी तो ये क्या है ना कि बहुत चिपचिपा होता है जब बारिश के मौसम में। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि ये सेल्फ प्लाउजिंग कर लेता है, मतलब कि खुद से ही जोत लेता है। ठीक है, सेल्फ प्लाउजिंग, आसानी से वो जो मतलब जोतने के बाद जैसा खेत होता है तो वैसा फॉर्म में चेंज हो जाता है ये। ठीक है, गीला हो जाता है ये मिट्टी। तो ये, और इसमें एक चीज़ और देख लें तो ये सॉइल बेसिकली अपना महाराष्ट्र वाला जो रीजन है ना, महाराष्ट्र, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अपना नेक्स्ट सॉइल है एलुवियल सॉइल के बारे में तो देख ही लिए, ये नॉर्थ वाला जो रीजन है अपना, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है नॉर्थ इंडिया में। और लेटराइट सॉइल की अगर हम लोग बात करें तो लेटराइट सॉइल जो अपना जो बेसिकली ईस्टर्न घाट वाला रीजन है, सॉरी ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट वाला रीजन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और बेसिकली जब बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है ना इस रीजन में, बारिश होने से क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स, जो भी मिनरल्स सरफेस पे हैं, सॉइल के लेयर में है, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस पे हैं, तो ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है ना कि जो भी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं सरफेस के नीचे जाने लगते हैं। तो उसी प्रोसेस को ना लीचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे लीचिंग जैसी फीचर्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि लेटराइट सॉइल में क्या होता है, लीचिंग होता है। और कुछ अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे जो कैसव नट बोलते हैं, काजू, ठीक है, काजू के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशन होता है ये वाला सॉइल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डू द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर गंगा। ठीक है, तो किस प्लेस पे, किस जगह पे अलकनंदा और भागीरथी कंबाइन करती है और वो फाइनली गंगा रिवर बन जाती है। तो एक बार हम लोग जो ये सारे चीज़ है ना कैसे कैसे बनती है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि अलकनंदा रिवर के आती, अलकनंदा रिवर है, ठीक है, एक तरफ से अलकनंदा रिवर आ रही है और एक तरफ से धौली गंगा आ रही है। ठीक है, धौली गंगा आ रही है, और ये जब रिवर जहाँ पे कंबाइन करती है, ये रिवर जहाँ पे कंबाइन की, तो इसे हम लोग बोलते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर हम लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फाइनली ये कंबाइन होकर अलकनंदा बन जाती है। अलकनंदा ही नाम रहता है। अलकनंदा आगे बढ़ रही है, अलकनंदा आगे बढ़ती है, फिर एक रिवर और ज्वाइन करती है जिसे कि हम लोग नंदाकिनी बोलते हैं। ठीक है, नंदाकिनी रिवर, ये नंदाकिनी रिवर है। और जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो यहाँ पे नंद प्रयाग बनता है, यहाँ पे नंद प्रयाग। ठीक है, ये अपना नंद प्रयाग हो गया, ये अपना विष्णु प्रयाग हो गया। अब अलकनंदा और आगे बढ़ रही है, अलकनंदा आगे बढ़ रही है तो एक रिवर और ज्वाइन करती है जिसका नाम पिंडर रिवर है, पिंडर। ठीक है, पिंडर रिवर है। और पिंडर रिवर जब अलकनंदा से ज्वाइन करती है तो उस एरिया को हम लोग कहते हैं, उस जगह को बोलते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया। ठीक है, अब अलकनंदा और आगे बढ़ रही है, नाम इसका अलकनंदा ही रहेगा। अलकनंदा रिवर जब मंदाकिनी से मिलती है, मंदाकिनी इधर से आ रही है, मंदाकिनी, और अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फिर अलकनंदा और आगे चल रही है और यहाँ से भगीरथी आ रही है, जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि अलकनंदा ज्वाइंस भगीरथी। तो अलकनंदा यहाँ से भगीरथी आ रही है, ठीक है, भगीरथी नदी आ रही है, और इधर से क्या अलकनंदा आ रही है। तो इस जिस जगह पे ज्वाइन होगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फिर इस तरह से, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डू अलकनंदा एंड भगीरथी कंबाइन टू फॉर्म रिवर। तो ये अपना क्या हो जाएगा, बेसिकली देव प्रयाग वाला जो जगह है वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देव प्रयाग। यहीं से आगे क्या होती है, इसका नाम गंगा हो जाता है।
ठीक है, पहले भगीरथी निकलती है भाई गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर यहाँ पे मिलती है अलकनंदा से, और फाइनली इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हु अमंग द फॉलोइंग्स पोस्टुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन। तो कौन था जिसने ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट दिया था? तो ऑप्शन दिया हुआ W.M. डेविस, S.W. वुलब्रिज, कोवर एंड ए होम्स। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ना, W.M. डेविस है। बेसिकली डेविस जो है एक अमेरिकन ज्योग्राफर है, ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट एक देते हैं जिसे हम लोग साइकिल ऑफ इरोजन बोलते हैं। बेसिकली इसमें ये बताते हैं ना कि जो इरोजन का प्रोसेस होता है डिफरेंट डिफरेंट जगह, जैसे कि रिवर इरोजन करती है सरफेस को, विंड इरोजन होता है, ठीक है, तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर इरोजन होता है, तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट इरोजन हो रहा है तो उसमें एक प्रोसेस इवॉल्व होता है। उस प्रोसेस में एक यूथ स्टेज आता है, ठीक है, एक स्टार्टिंग का फेज जिसे हम लोग यूथ स्टेज बोलते हैं, फिर मैच्योर स्टेज आता है जिसमें वो इरोजन का प्रोसेस मैच्योर होता है, और फाइनली क्या होता है वो डिक्लाइन होने लगता है, तो उसी को हम लोग ओल्ड स्टेज बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस दिया था, ये जो थ्योरी दिया था, W.M. डेविस जी ने दिया था। ठीक है, तो ये तो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी हो गया। कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग थ्योरीज देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लेते हैं हम लोग। देखिए जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो इसे टूजो विल्सन जी ने दिया था, टूजो। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जिसे टूजो विल्सन जी ने दिया था। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दूसरा है अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो इससे किसने दिया था? इसे हैरी हेस जी ने दिया था, हैरी हेस। ठीक है, हैरी हेस। ठीक है, तीसरा जो अपना इंपॉर्टेंट एक थ्योरी है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, इसे दिया था हॉल एंड डाना। ठीक है, जेम्स हॉल थे बेसिकली, जेम्स हॉल एंड डाना, ये दो ज्योग्राफर थे जिसने ये थ्योरी दिया था। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, ब्लैक होल थ्योरी, एक ब्लैक होल थ्योरी, इसे जॉर्ज लेमिटायर ने दिया था, जॉर्ज लेमिटायर। ठीक है, एक दो और हम लोग देख लेते हैं कुछ, एक और हो सकता है अपना एक गैसियस थ्योरी है, ये इमैनुअल कांत ने दिया था। ठीक है, एक और है अपना एक स्ट्रिंग थ्योरी है। ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी है, ये दिया था स्टीफन हॉकिंस ने। ठीक है, स्टीफन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो हमारे एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर अ प्री मॉनसून शावर विच आर कॉमन फेनोमेनन इन केरल एंड कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका। तो लोकली दे आर नोन एज, लोकली उनको क्या बोला जाता है? नॉर्वेस्टर, मैंगो सावर, ब्लोजम सावर, या फिर एक से ज़्यादा। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो सावर। ये बेसिकली जब समर एंड होने लगता है ना तो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, जिसे हम लोग मैंगो सावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग देख लें इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग नॉर्वेस्टर के बारे में बात कर लें तो नॉर्वेस्टर बेसिकली ये बंगाल, ठीक है, बंगाल और असम वाला जो अपना रीजन है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कंडीशन चलती है। ठीक है, एक मानसून सावर टाइप का होता है, तो ये बंगाल और असम वाला रीजन, और इसके एक तरह का बारिश होता है और काफ़ी एक थंडर स्टॉर्म जैसी कंडीशन डेवलप होती है वहाँ पे। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे कुछ क्रॉप्स हैं जैसे कि जूट, राइस जैसे चीज़ों में कल्टीवेशन में या फिर क्रॉप के प्रोडक्शन में काफ़ी अच्छा अहम योगदान होता है इसका, नॉर्वेस्टर का। और ब्लोजम सावर की बात करें तो ये बेसिकली केरला के रीजन में ये होता है, ये ब्लो करता है, और इससे क्या होता है ना, जैसे कि कॉफ़ी हो गया, ठीक है, कॉफ़ी हो गया या टी हो गया, तो इसके कल्टीवेशन में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक फेनोमेनन है जो डिफरेंट रीजन में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ अ विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जो अपना नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, जहाँ ये अपना जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उत्तराखंड, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया अपना, नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है ना, तो नॉर्थ वेस्ट में हाँ ये सब रीजन आ जाएगा। पंजाब हो गया, ठीक है, ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इधर दिल्ली हो गया। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन ये है अपना। तो यहाँ पे बेसिकली बारिश होने का कारण क्या है वो पूछ रहा है। तो देखो इसका बारिश होने का कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है।
ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में होता क्या है कि ये जो अपना मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है। मेडिटेरियन सी में क्या होता है ना कि ठंड के समय में वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलता है, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो ब्लो करने का तरीका है वो वेस्ट टू ईस्ट होता है। तो जब वो ब्लो करता है ना तो अपने साथ जो भी मेडिटेरियन सी में मॉइस्चर है, ठीक है, वो होल्ड कर लेता है और वो डिफरेंट कंट्री में जाता है, जैसे कि ईरान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया के पास जाता है। तो इंडिया में क्या होता है ना कि ये जब जाता है तो यहाँ पे हिमालय से ये विंड टकराता है और टकराने के बाद ये थोड़ा सा उस हिमालय से टकराने के बाद उससे जो भी और मॉइस्चर होल्ड कर सकता है, जो भी स्नो है वहाँ पे, ग्लेशियर है, उसे जो भी होल्ड कर सकता है और लेता है और वो हवा काफ़ी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो और इससे ये कर्व जैसे मुड़ता है और उसके बाद इस वाले रीजन में काफ़ी अच्छी बारिश होती है यहाँ पे, ठीक है। और ये बारिश पूरे नॉर्थ इंडिया में होते हुए फिर नीचे भी जाती है और नीचे क्या होता है कि ये रिवर, ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो धीरे धीरे क्या होता है कि बे ऑफ बंगाल से भी मॉइस्चर लेते हुए तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा बारिश करती है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या होता है, तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छा बारिश होता है इससे। तो इसका फेनोमेनन क्या हो जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसका ये हो गया वेस्ट, बी अपना इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ करेवाज आर फेमस फॉर, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए कल्टिवेशन में करेवाज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो ऑप्शन है सेफ्रॉन, मैंगो, ग्रेप्स, बनाना। तो पहले हम लोग करेवाज के बारे में देख लेते हैं कि करेवाज होता क्या है, ठीक है। करेवाज होता क्या है कि जब स्नोफॉल होता है, ठीक है, या फिर ग्लेशियर स्नोफॉल या फिर ग्लेशियर फॉल होता है, ठीक है, स्नो बेसिकली स्नो अगर फॉल होता है जब, तो उसमें उस समय होता क्या ना कि जो भी लेक्स है, ठीक है, जो भी लेक्स हैं तो वहाँ पे जब ये ग्लेशियर या फिर स्नो नीचे गिरता है तो इसके साथ साथ क्या होता है ना कि जो सरफेस पे जो क्ले मिट्टी है उसके साथ मिक्स होता है ये ग्लेशियर। तो इसे हम लोग बोलते हैं लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट, ठीक है, लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स, ठीक है। तो ये डिपॉजिट्स जब होता है ना तो ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन करता है, फेवरेबल कंडीशन डेवलप होता है डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, जैसे कि कैसो नट, काजू, कैसो नट हो गया, फिर एप्पल के लिए हो गया, एप्पल के बाद यहाँ पे सेफ्रॉन, सेफ्रॉन यही अपना क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो सेफ्रॉन मतलब क्या होता है, केसर होता है, केसर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेफ्रॉन। तो कैरेवास का मतलब क्या हो गया, जब ग्लेशियर जो भी स्नो है और उसके साथ जब वहाँ की मिट्टी मिलती है, ठीक है, तो बेसिकली जो एक लेक जैसा होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ये, ठीक है, स्नो। और उसके बाद ये क्या होता है कि ये कल्टीवेशन करने के लिए सेफ्रॉन, केसर का सेफ्रॉन, एप्पल, ठीक है, तो इस तरह के क्रॉप्स में काफ़ी मदद करता है ये करेवाज, ठीक है। ये बेसिकली कश्मीर वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, ठीक है। रबर के मामले में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल सबसे ज़्यादा किसमें होता है, केरल में होता है, केरल में सबसे ज़्यादा। और इससे ये भी हो सकता है कि दूसरा स्टेट कौन है जिसमें, जहाँ पे रबर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक दूसरा स्टेट हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में भी रबर काफ़ी ज़्यादा होती है, सेकंड पोजीशन है, ठीक है। और कर्नाटक में तो हमें पता ही है कि कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा मिलता है, कॉफ़ी और टी की बात करें तो असम वाले रीजन में। और तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु में टेक्सटाइल का काफ़ी अच्छा, वहाँ पे टेक्सटाइल काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है वहाँ पे। कोयम्बटूर अपना जो सिटी है वो काफ़ी टेक्सटाइल के मामले में काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स रिच रीजन है, यहाँ पे यूरेनियम का काफ़ी ज़्यादा रिजर्व है यहाँ पे, यूरेनियम। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब्स एंड स्टेट इज नॉट मैच्ड, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ट्राइब है और उसके साथ कौन सा स्टेट मैच नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन ए है अपना भील्स गुजरात, गद्दीज हिमाचल प्रदेश, कोटाज तमिलनाडु, तोडाज केरल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं ना कि भील्स वाले जो जनजाति हैं वो गुजरात में तो मिलते हैं, गद्दीज हिमाचल प्रदेश में भी मिलते हैं, कोटाज तमिलनाडु में मिलते हैं, और टोडाज जो है ना वो क्या मिलते हैं, वो तमिलनाडु वाले में मिलते हैं। तो केरल नहीं होगा, ये यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यही ऑप्शन क्या अपना गलत है, ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु होना चाहिए। और अगर हम लोग कुछ देख ले पॉइंट्स की ट्राइब्स के बारे में, तो इंडिया में जो ट्राइब्स की पॉपुलेशन है वो 8.6% है, ठीक है, 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री क्या है, ट्राइब्स हैं, ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा चीज़ हम लोग देख लेना तो जो पॉपुलेशन के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं वो भील्स हैं,
ठीक है, भील्स, और उसके बाद आ जाएंगे गोंड्स। ठीक है, ये अपना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं, और ये बेसिकली गुजरात वाले रीजन में मिलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देख ले तो जो सबसे ज़्यादा ट्राइब्स का जो पॉपुलेशन है जिस स्टेट में है, तो सबसे ज़्यादा एमपी में है। ठीक है, एमपी के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ट्राइब्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और परसेंटेज के मामले में देख लें तो परसेंटेज वाइज ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में है, ये भी हमसे पूछ सकता है कि परसेंटेज के मामले में कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे ट्राइब काफ़ी ज़्यादा है, तो वो क्या है, मिजोरम हो जाएगा अपना। ठीक है, मिजोरम। ठीक है, इसी में हमसे पूछ सकता है कि कौन सा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी कौन सा है जहाँ पे ट्राइब काफ़ी ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप हमें ध्यान में रखना है, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हम इस क्वेश्चन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच एलिमेंट इज एबेंडेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, बसाल्ट एंड सिलिका, निकल एंड फेरम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो काफ़ी ज़्यादा अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, निकल एंड फेरम। ठीक है, निकल और फेरम क्या है ना, फेरम बेसिकली लैटिन वर्ड है जिससे हम लोग आयरन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने अर्थ के इंटीरियर में पाया जाता है। ठीक है, निकल एंड फेरम। और क्रस्ट की बात करें, जो अर्थ का जो अपर लेयर है क्रस्ट, वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मिलता है अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक है, क्रस्ट पे अपर वाले जो सरफेस है क्रस्ट पे ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरीली द ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोस्फेयर। इसमें से कौन सा ऐसा गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमें ध्यान देना, नॉट। तो पहला ऑप्शन है मीथेन, बी ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड थर्ड हाइड्रोजन। तो हम जानते हैं कि ये तीनों क्या है, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है, और फोर्थ क्या है, ये नहीं है। तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर, हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देख ले तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना, कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो कि अर्थ में जब आने के बाद, अर्थ के एटमोस्फेयर में आने के बाद वो ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, ट्रैप हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, अर्थ का टेम्परेचर को राइज करते हैं। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यही कुछ गैस है जैसे मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी गैसेज है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक और है जैसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोराकार्बन है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोराकार्बन, ये हो गया HCFC। ठीक है, और एक है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जिसे हम लोग HFC बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के नाम से जाने जाते हैं, और ये अर्थ के टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसी जो चीज़ें अभी हो रही हैं, तो ये कुछ गैसेज हैं, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, कौन सा ऐसा आइलैंड है जो जापान का जो जोग्राफिकल टर्म्स में काफ़ी बड़ा है। तो एक बार हम लोग जापान का एक सीक्वेंस में देख लेते हैं कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे लाई करता है, तो उसके बाद हम लोग मार्क करते हैं। तो सबसे पहले देख ले तो ऊपर में जापान का मैप देखें तो यहाँ पे होकाइडो आइलैंड है। ठीक है, होकाइडो, यहाँ पे क्या है, होकाइडो आइलैंड है। और उसके जस्ट नीचे आते हैं, होकाइडो के नीचे, तो यहाँ पे अपना होन्शु आइलैंड है, होन्शु। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे हम लोग शिकोकू बोलते हैं, शिकोकू। और उसके नीचे एक आइलैंड है क्योशु। ठीक है, तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है अपना, होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है। और अगर हम लोग देख ले, अगर हम इसे अरेंज करना हो, ठीक है, कि कौन सा आइलैंड, ये तो अपना देखो, ये अपना नॉर्थ टू साउथ अपना आइलैंड ये हो गया। अगर हम लोग को अरेंज करना पड़े कि साइज के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है, तो सबसे पहले अपना होन्शु आ जाएगा 1 नंबर पे। ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा है। उसके बाद कौन सा, होकाइडो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद होकाइडो सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे क्योशु सबसे बड़ा है, सबसे नहीं मतलब थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और शिकोकू जो है ना वो 4th नंबर पे। तो अगर हमसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप अरेंज करो उसके साइज के हिसाब से कि कौन सा जापान का जो आइलैंड है सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन सा आता है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ, ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, डेनमार्क का है, फिनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम। देखो अगर ग्रीनलैंड की बात करें ना तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड की बात करें, लार्जेस्ट आइलैंड तो ग्रीनलैंड है। ठीक है, और ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, ग्रीनलैंड पार्ट है डेनमार्क का। ठीक है, डेनमार्क का है।
और ये बेसिकली लाई करता है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, उधर लाई करता है नॉर्थ अमेरिका। अगर उसका हम लोग मैप देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे है उसके जस्ट बगल में ही ये ग्रीनलैंड आइलैंड है। ये तो सबसे लार्जेस्ट है। कुछ और आइलैंड जो इससे छोटे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट नंबर पे ग्रीनलैंड। अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो न्यू गिनिया आइलैंड है, न्यू गिनिया। और इसी सीक्वेंस में हम लोग नीचे बढ़े तो बोर्नियो आइलैंड है अपना, ठीक है। थर्ड नंबर पे बोर्नियो आइलैंड है, ठीक है। और बोर्नियो आइलैंड की बात करें तो इसमें 3 कंट्रीज भी हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, इसमें इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रूनी, ठीक है, ब्रूनी, इन तीनों का पार्ट है। और शेयर में देख लेना तो इंडोनेशिया का लगभग 73% पार्ट बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया का है। और मलेशिया का देख ले तो 26% है। और बाकी बचा 1%, तो 1% ब्रूनी का है, ठीक है। तो ये एक शेयर है लैंड का बोर्नियो आइलैंड में, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देखा हम लोगों ने कि लार्जेस्ट आइलैंड कौन है, फिर सेकंड में कौन है, थर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज विच वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब किस कंटिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे कि यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका। तो एक बार देख लेते हैं कि किस किस कंटिनेंट में कितने कितने कंट्री हैं। अगर हम लोग यूरोप की बात करें ना तो यूरोप में लगभग 44 कंट्रीज हैं, ठीक है। एशिया की बात करें तो एशिया में 48 कंट्री हैं। और अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे लगभग 54 कंट्रीज हैं। और अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 23 कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अगर इस ऑप्शन में देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो अफ्रीका में लाई कर रही हैं, ठीक है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अगर हम लोग कुछ अफ्रीका का कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि अफ्रीका हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका का हम लोग कुछ जोग्राफिकल लोकेशन या फिर जोग्राफिकल कुछ जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। अफ्रीका की बात करें ना तो अफ्रीका का जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे एटलास माउंटेन है, एटलास माउंटेन है। और ये 3 कंट्री है, जैसे अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोनाको। ये 3 कंट्रीज है जहाँ पे अटलस माउंटेन है, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो गया अपना पॉइंट। दूसरा हम लोग एक चीज़ और ध्यान में रख सकते हैं कि जो लेक एक नाइल रिवर है अपनी, ठीक है, नाइल रिवर, ये सबसे लंबी रिवर है अफ्रीका की। और इसमें अगर नाइल रिवर की बात करें ना तो इसमें दो ट्रिब्यूटरीज है, ब्लू नाइल है और एक वाइट नाइल है। एक ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल, और एक वाइट नाइल है, वाइट नाइल। ये दोनों कंबाइन करती है ना तो फिर फाइनली क्या होता है कि नाइल रिवर बनता है। और इसमें भी बात कर ले तो ब्लू नाइल है वो लेक ताना से निकलती है, लेक ताना। और अपनी जो वाइट नाइल है लेक तंगानिका से निकलती है, ठीक है, ये तंगानिका से निकलती है। और फाइनली ये कंबाइन करती है खार्तूम जगह सूडान में, खार्तूम सूडान में है, यहाँ पे ये ज्वाइन करती है। और फाइनली इजिप्ट से ये मेडिटेरियन सी में क्या होती है, मेडिटेरियन सी में मिल जाती है, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट से। तो ये अपना एक इम्पॉर्टेंट वहाँ की रिवर है अफ्रीका की, नाइल रिवर, ठीक है। और इसका सबसे एक देख लिए सबसे बड़ा, अगर वहाँ का पीक अगर माउंटेन देख लें तो उसका सबसे बड़ा माउंटेन अपना वहाँ पे माउंट किलिमंजारो है, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो। ये तंजानिया में है, तंजानिया, ठीक है। ये चीज़ हमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें इस अफ्रीका के बारे में ध्यान रख सकते हैं। और अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो यहाँ पे कॉकस माउंटेन है, कॉकस रेंज है। और वहाँ पे जो माउंट एल्ब्रूस है वो सबसे हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान रखना हमें। कॉकस है यहाँ पे, माउंट एल्ब्रूस है, एल्ब्रूस सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, यूरोप का। और एशिया की बात करें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है एशिया का, ठीक है, एशिया का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे माउंट देनाली है, ठीक है, माउंट देनाली है, सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हम इस क्वेश्चन से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका में के मिड लैटिट्यूड में ग्रासलैंड है, उसका क्या नाम है, प्रेरीज है, पंपास है, वेल्ट है या स्टेपी है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये अफ्रीका का मैप है, ये सॉरी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
ठीक है, तो साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका का ही मैप बन जा रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, ये अगर हम लोग देख लें साउथ अमेरिका का मैप है, तो यहाँ से कहीं इक्वेटर जाती है, ठीक है, इक्वेटर यहाँ से कहीं जा रही है, तो यहाँ पे जो ग्रासलैंड है उसे हम लोग लाइनोस बोलते हैं, लाइनोस। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो कंपोस, ये टेम्परेट वाला रीजन है, यहाँ पे नीचे में कंपोस, और ये जो मिड वाला पार्ट है यहाँ पे बनता है पंपास। ठीक है, ये पंपास रीजन है। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड कौन सा है, तो पंपास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी हम लोग देख लेते हैं कि प्रेरीज कहाँ पाया जाता है। प्रेरीज बेसिकली ये तो साउथ अमेरिका हो गया, अब इसी के जस्ट ऊपर में नॉर्थ अमेरिका है अपना, तो नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड मिलता है जिसे हम लोग प्रेरीज बोलते हैं, प्रेरीज। और प्रेरीज की खासियत क्या है ना कि यहाँ पे जो वीट है उसका कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है प्रेरीज वाले रीजन में। ठीक है, वीट का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग बात कर लें कि स्टेपीज और विल्ड की, तो जो अपना यूरोप है, ठीक है, यूरोप और एशिया वाला जो रीजन है वहाँ पे जो ग्रासलैंड मिलती है यूरोप वाले रीजन में, यूरोप एंड एशिया, वहाँ पे जो ग्रासलैंड मिलती है उसे हम लोग स्टेपीज बोलते हैं, स्टेपीज। ठीक है, तो अपना ग्रासलैंड एक हो गया क्या, प्रेरीज हो गया, लानोस कंपोज पाम्पास भी हो गया, और स्टेपीज हो गया यूरोप और एशिया वाले रीजन में। और इसी क्रम में अगर हम लोग नीचे हैं तो यहाँ अफ्रीका वाला पार्ट आ जाता है, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में, तो अफ्रीका का ये जो साउथ अफ्रीका वाला रीजन है यहाँ पे वेल्ड्स नाम का ग्रासलैंड मिलता है, वेल्ड्स। और यहाँ पे देख ले तो सवाना वाला रीजन होता है, ठीक है, सवाना। तो ये हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में मिलता है और सवाना यहाँ पे। और एक और ग्रासलैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है अपना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उसे हम लोग डाउन्स बोलते हैं। ठीक है, डाउन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और तो आज, ठीक है, तो आज यहीं तक हम लोग देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ज्योग्राफी का हम लोग ने डिस्कस किया कुछ, और फिर इसी सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।